एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। उस रेड लाइट एरिया के एक कोठे में जाता है, दरवाजा खोलता है। जब अंदर जाता है तो वहां पे अलग अलग तरह की 20 महिलाएं होती हैं जो कि बहुत ही सुंदर थी, और उन 20 महिलाओं में से किसी एक को उसको चुनने की आजादी थी। और जब वो 20 महिलाओं को एक एक करके देखने की कोशिश करता है तो उसमें से एक महिला होती है जो इसको जब देखती है तो उसकी नजर झुक जाती है, और जब उस महिला को ये देखता है तो उसी महिला को ये चयन कर लेता है, क्योंकि वो जो महिला थी उसका चेहरा जाना पहचाना जैसा लग रहा था। और उस महिला का चयन करके जब अंदर ले जाता है, दरवाजा बंद करता है और अंदर जाता है, जब उसका चेहरा देखता है अच्छे से तो पता चलता है कि वो जो महिला थी उसी व्यक्ति की बीवी होती है। अपनी ही बीवी को रेड लाइट एरिया के कोठे पर देखने के बाद मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। उसके सामने बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिर मेरी बीवी यहाँ पर आई कैसे, कौन सा ऐसा कारण था, और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करता है। और जब वो सवालों का जवाब जान जाता है तो वाकई में वो जो कदम उठाता है उसके आगे आप भी उस व्यक्ति को सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोई भी महिला जाने या अनजाने में कोई गलती करती है तो उसको लोग नहीं माफ करते हैं, बल्कि पुरुष को अगर पुरुष जानते हुए भी कोई गलती कर देता है तो उसकी गलती माफ कर दी जाती है। और उस व्यक्ति ने इस महिला की तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया वाकई में काबिले तारीफ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। बेंगलुरु का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल बेंगलुरु में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था। अच्छा खासा सैलरी था, बढ़िया पैसा कमा रहा था, लेकिन उसकी कंपनी मल्टीनेशनल थी, इसलिए कंपनी के काम से उसे मुंबई जाना पड़ा। और जब वो मुंबई जाता है उसके जस्ट 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और अपनी पत्नी को छोड़ करके कंपनी के काम से मुंबई जाता है। जब वहां पर जाता है तो धीरे धीरे 1 महीने और बीत जाते हैं, और जब बीत जाता है तो अपनी पत्नी के पास फोन लगाता है, बोलता है मैं तो मुंबई में हूँ, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? तो उसकी पत्नी बोलती है कि जी, मैं तो बहुत दिनों से, बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं मुंबई आऊं, घूमूं। टीवी में मैं हीरो को देखा करती हूँ, फिल्म देखती हूँ, अगर मैं मुंबई आकर के सामने से देखूंगी तो कितना अच्छा होगा। उसकी बीवी भी आने के लिए तैयार हो जाती है। उसका पति साहिल बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, 7 अक्टूबर 2011 को तुम्हारी टिकट कंफर्म कर दी गई है और तुम हमारे पास मुंबई आ सकती हो। दरअसल ये घटना 2011 की है। अब उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है, अपना शॉपिंग वगैरह करती है और सामान पैक करती है, खाने के लिए भी कुछ बनाती है। 7 अक्टूबर को पूरी तरह से रेडी हो जाती है क्योंकि अपने पति के पास मुंबई जाना था, मुंबई पहली बार जाना था उसे, तो वो भी खुश हो जाती है और अपना तैयार होकर के पहुंच जाती है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। निर्धारित जो ट्रेन होती है वहां पर पहुंचती है। उसके बाद जो निर्धारित सीट होती है वहां पर पहुंचती है और बैठ जाती है अपने सीट पर, क्योंकि एक रिजर्वेशन सीट थी तो वहां पे बैठ जाती है बाकायदे। और अपने सास ससुर के पास फोन लगाती है, बोलती है पापा मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, 1000 किलोमीटर मेरे को मुंबई जाना है, बेंगलुरु से 1000 किलोमीटर का रास्ता है और मैं कुछ ही समय में साहिल के पास पहुंच जाऊंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद फोन कट करती है और साहिल के पास लगाती है, बोलती है कि जी मैं अपने ही सीट पर बैठ गई हूँ और अभी थोड़ा सा रास्ता है, कुछ टाइम लगेगा, मैं आपके पास जल्द ही मुंबई आ जाऊंगी। और उसका पति बोलता है कि किसी से बातचीत मत करना और न ही किसी का सामान खाना और न ही किसी को देना, सिर्फ अपने सीट पर बैठी रहो, कुछ ही देर का, कुछ ही टाइम का बात है, उसके बाद तो मैं तुम्हें मिल ही जाऊंगा। साहिल समझाता है, उसके बाद फोन कट कर देता है। उसके बाद ट्रेन अपने सफर की ओर, मुंबई की ओर चल देती है और तान्या अपने सीट पर बैठी थी बाकायदे अच्छे से, लेकिन उसके जस्ट सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अनजान, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो दोनों जैसे ही 2 घंटे 3 घंटे बीतते हैं उसके बाद एक दूसरे से बोलते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। वो जो व्यक्ति थे सामने वो एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कहाँ जाना है, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि मुंबई जाना है, तो वो भी कहता है मैं भी तो मुंबई चल रहा हूँ। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बस तान्या सुनती रहती है, बाकी किसी को न देखती है, न ज्यादा मतलब रखती है। और साहिल के पास बीच बीच में
फोन करती अपने सास ससुर के पास भी, फोन करती कुछ ही टाइम बीतने पर और साहिल से बोलती कि देखो मैं अभी ट्रेन में बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतनी दूरी आ चुकी हूँ। और वीडियो कॉलिंग करती, दिखाती, अगल बगल की सीन भी दिखाती कि देखो यहाँ स्टेशन पर आ गई हूँ। इस तरीके से वो दिखा रही थी अपने पति को बार बार, और बहुत खुश थी क्योंकि वो मुंबई जा रही थी। और जो दो सामने वाले व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं बहन जी क्या आप पहली बार मुंबई का सफर कर रही हैं क्या? जब इस तरीके से पूछते हैं तो तान्या बोलती है हाँ भैया, मैंने सफर तो ऐसे ट्रेन का बहुत किया है, लेकिन पहली बार मुंबई अपने पति के पास अकेले जा रही हूँ। और वो व्यक्ति बोलते हैं कि बहन जी परेशान मत होइए, हम भी मुंबई ही चल रहे हैं, साथ में ही चलेंगे। और इस तरीके से जब बातें स्टार्ट होती हैं तो तान्या भी ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वो जो दोनों व्यक्ति कुछ खाने के लिए निकालते हैं और बोलते हैं बहन जी आप भी लेंगी क्या? तो तान्या बोलती है कि नहीं भैया हमें नहीं लेना है, हम खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बीच बीच में कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से कुछ नाश्ता निकालते, कुछ नमकीन खाने वाला निकालते, बोलते बहन जी आप भी लेंगी क्या? तो तान्या बोलती नहीं भैया मेरे को नहीं लेना है। लेकिन जब तान्या निकालती कुछ खाने के लिए तो वो लोग जो तान्या खा रही थी उसी पर अपनी निगाह गड़ा कर रखते थे, एकदम देखते रहते। तो तान्या कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती थी उन्हें पूछने के लिए कि भैया आप भी लेंगे क्या? तो वो लोग उसमें निकाल के थोड़ा खा लिया करते थे। इस तरीके से तान्या भी अपना खाना साझा करने लग गई। मतलब जैसे ही, क्योंकि लंबी सफर थी, तो तान्या जब बोलती भैया लेंगे तो वो लोग ले लेते थे। अब वो लोग फिर से कुछ निकालते हैं तो बोलते हैं बहन जी लेंगे, तो ये भी ले लिया करती थी थोड़ा बहुत। अब तान्या फिर से अपने सास ससुर के पास फोन लगाती है, बोलती है मैं साहिल के पास पहुंचने ही वाली हूँ। और उसके बाद फिर से साहिल के पास फोन लगाती है और बोलती है कि जी मैंने 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, सिर्फ 150 किलोमीटर और रह गया है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। और साहिल भी बोलता है कि चलो जैसे ही थोड़ा नजदीक आती हो मैं स्टेशन आ जाऊंगा और तुम्हें रूम पर लेकर चलूंगा। और तान्या का यही लास्ट फोन होता है साहिल से बात करने का। उसके बाद एक चाय वाला आता है और बोलता है चाय चाय। और ये दोनों व्यक्ति बोलते हैं बहन जी चाय पिएंगी? तो तान्या बोलते नहीं भैया मेरे को नहीं पीना है। और वो दोनों व्यक्ति चाय निकलवाते हैं कुल्हड़ में, दो अपने लिए एक और लगवा देते हैं, बोलते हैं बहन जी पी लीजिए। और तान्या भी उस चाय को पी लेती है। और चाय पीने के बाद तान्या को नींद आने लगती है, बेहोश हो जाती है। और जैसे ही 2 से 3 घंटे बाद उसकी जब नींद टूटती है, देखती है तो अब वो ट्रेन में नहीं बल्कि एक कार में लेटी होती है और देखती है कि वो दोनों व्यक्ति बगल में दोनों तरफ बैठे हुए हैं। और एक तीसरा व्यक्ति है जिसे तान्या देखी ही नहीं थी, वो ड्राइवर बना है। तान्या को समझते देर नहीं लगी कि ये मेरे साथ कुछ अनहोनी जरूर घट चुकी है। अब तान्या चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग उसे थापड़ से मारते हैं, बोलते हैं कि शांत रहो, जैसे हो वैसे पड़ी रहो वरना बहुत ज्यादा मार खाओगी। जब इस तरीके से बोलते हैं तो तान्या भी चुप हो जाती है और उसे बेहोशी जैसा लगने लगता है, वो उसी पर लेटी रहती है। और वो दोनों व्यक्ति मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में लेकर जाते हैं। वहीं पर एक कोठे में इस लड़की को 45,000 रुपए में डील करते हैं और बेच देते हैं। और जब बेच करके चल देते हैं तो बार बार ये लड़की चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी पैरों में कि भैया हमें माफ कर दो, हमसे क्या गलती हुई है, हमें क्यों सजा दे रहे हो, क्या दिक्कत है। और वो लोग वहां से अपना पीछा छुड़ा करके पैसे लेकर चले जाते हैं। अब उसको हल्का हल्का होश आ रहा था, अंदर उसे ले जाते हैं, ढकेल दिया जाता है अंदर। और अंदर जब देखती है तो वहां पे 20-25 की संख्या में, 30 की संख्या में लड़कियां इस तरीके से कपड़े पहन करके घूम रही हैं कि जैसे कि कोई अगर व्यक्ति देखे तो कैसा भी हो वो उत्तेजित हो जाएगा। और उसे, तान्या को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है और वही कमरे में 15 दिन तक पड़ी रहती है। और इधर पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था कि मेरी पत्नी आएगी। अब फोन लगा रहा है तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अपने मम्मी पापा के पास फोन लगाता है साहिल कि मम्मी पापा तान्या कहाँ पर है, उसका फोन स्विच ऑफ। जब इस तरीके से सुनते हैं तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि तान्या तो अभी बोल रही थी कि 150 किलोमीटर और बाकी है, क्या हुआ? और साहिल भी परेशान हो जाता है, उसे भी लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ हो गया, तान्या कहाँ गई। वो ढूंढने का बार बार प्रयास कर रहा था लेकिन कहीं मिल नहीं रही थी। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के पास जाता है, वहां पर गुमशुदगी दर्ज कराता है, पुलिस स्टेशन पे भी गुमशुदगी दर्ज कराता है, तमाम कोशिशें करता है, तलाश करने की कोशिश करता है, मुंबई से बेंगलुरु आता है, सीसीटीवी कैमरा निकलवाता है
और सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि तान्या वहां से ट्रेन पे रेलवे स्टेशन गई है, ट्रेन बैठी है, लेकिन उसके बाद पता नहीं चल रहा है कहाँ गई है। और उधर उसकी पत्नी टॉर्चर हो रही है, डेली मारा जा रहा है, खाना थोड़ा सा जीने बस के लिए दिया जा रहा है, लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। अब 15 दिन बीत जाता है। अब 16वें दिन जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी बोलती है कि तेरा बहुत हो गया, अब 15 दिन बीत चुके हैं, 16वां दिन है, आज तुम सीधे से जैसे बोल रहा हूं वैसे ग्राहक के लिए तैयार हो जाओ, कपड़े छोटे छोटे पहन करके, वरना तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा कि तुम कल्पना नहीं की होगी। और जो लड़कियां होती हैं उनसे भी समझाने के लिए बोल दिया जाता है। जो और लड़कियां होती हैं वो समझाती हैं कि तान्या यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा अब यही जिंदगी है, यही तुम्हारी मृत्यु है, अब तुम यही रहोगी, जैसे बोल रही है मालकिन वैसे ही करो। अब तान्या भी कहीं न कहीं टूट गई थी। अब तान्या का भी नंबर आ जाता है, एक ग्राहक आता है, तान्या को पसंद करता है और एक कमरे में लेकर जाता है और सिटकनी बाहर से अंदर से बंद कर देता है। और तान्या के पास जब जाता है तो तान्या उसके पैरों में गिर पड़ती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे बचा लीजिए। कोठे पर जाने वाला कोई व्यक्ति शरीफ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बोलता है कि बोलो क्या हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तान्या बोलती है कि मेरे पति से बात करा दो, पूरी कहानी सुनाती है कि मैं निकली थी, मेरे साथ कुछ धोखा हुआ, मुझे चाय में कुछ पिला दिया गया, मेरे को नशा हो गया, मेरे को धोखे से यहाँ पर लाया गया है, मेरे पति मुंबई रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे, 150 किलोमीटर बचा था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई, यहाँ पे दलालों के चक्कर में मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे निकलवा दीजिए। इस तरीके से जब बोलती है तान्या तो व्यक्ति बोलता है क्या मदद करूं तुम्हारा, तो बोलती है सिर्फ मेरे पति से बात करा दीजिए बस, और नंबर बोलती है। अब इधर साहिल भी काफी परेशान था, वो सोच रहा था कि तान्या गई कहाँ। 16वें दिन एक अननोन नंबर से जब फोन आता है तो साहिल बोलता है कौन बोल रहे हो, तो इधर तान्या बोलती है मैं तान्या बोल रही हूँ, और रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बोलती है कि हमें बचा लीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो साहिल बोलता है कि तुम हो कहाँ पर। तान्या बोलती है हमें ये सब नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, बस हमें आप बचा लो बस। अब वो आदमी उसे एड्रेस बताता है, जो ग्राहक बनकर गया था वो पूरा एड्रेस बताता है साहिल को। साहिल भी थोड़ा सोचता है और किसी पुलिस को इन्फॉर्म न दे करके डायरेक्ट एक ग्राहक बन करके उसी कोठे पर पहुंच जाता है। जब पहुंचता है अंदर तो वहां पे लगभग 20 लड़कियां थी और 20 लड़कियों में से इसे चुनना था कि किसके साथ जाना है अंदर, और वो सभी लड़कियों को एक एक करके रिजेक्ट कर रहा था। और जब तान्या को देखता है तो तान्या भी उसका सिर नीचे हो जाता है और वो तान्या को पसंद कर लेता है, बोलता है हमें यही लड़की चाहिए, और पैसा जमा करता है, अंदर लेकर जाता है, सिटकनी बंद करता है, और उधर दोनों एक दूसरे से गले लिपट कर रोने लगते हैं। और फिर साहिल पूरी कहानी सुनता है कि तान्या भी बताती है कि कैसे कैसे मेरे साथ इस तरीके से कृत्य हुआ। साहिल भी उसकी जो भी कहानी सुनता है वो नाराज नहीं होता, बल्कि ये बोलता है कि हमें इस समय ठंडे दिमाग से काम करने की जरूरत है। सोचता है कि अगर हम यहाँ से भागेंगे तो ये लोग हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो वो वहीं से उसे एक जुगाड़ समझ में आता है, वो पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगा देता है। और मुंबई की पुलिस वाकई में काबिले तारीफ है, वो भी उस समय फौरन अपनी पुलिस टीम को लेकर के भारी बल दल के साथ उस कोठे पे छापा मार देते हैं और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर पुलिस पहुंच जाती है तान्या और साहिल के पास, जिस कमरे में थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। पुलिस न ही तान्या को बल्कि ऐसे न जाने कितने लड़कियों को जो कि उस तरीके से दलालों के चक्कर में यहाँ पे फंस गई थी उन्हें भी बाहर निकालती है। दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश की गई तो ये जो दलाल थे ये बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे में गिद्ध की तरह निगाह बना के बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन ऐसी लड़की है। वो लोग रहन सहन चाल ढंग से जान जाते हैं कि लड़की पहली बार जा रही है, अकेली जा रही है, इस पर ये लोग निगाह बना के रखते हैं। और जैसे ही मौका देखते हैं उसे देखते हैं कि अगर ये सुंदर है देखने में तो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर लेते हैं। पुलिस साहिल और तान्या को वापस भेज देती है। पुलिस सुनीता पुजारी और रमिता शेख और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लेती है और इन चारों के माध्यम से वो जो दलाल थे 2 उनको भी पकड़ लिया जाता है। साहिल बहुत ही अच्छा नेक काम किया जो कि अपने पत्नी को
इस मुसीबत से बचा करके बाहर लाया और स्वीकार भी कर लिया। उसकी जगह अगर कोई और रहा होता तो अपने पत्नी के ऊपर लांछन लगाता, तमाम तरीके की बातें करता, लेकिन वो इस तरीके से न करके अपने पत्नी का साथ देता है। वाकई में साहिल सैल्यूट का हकदार है। आपसे भी एक गुजारिश है कि अगर कहीं भी आप रास्ते में चल रहे हैं, कहीं बस पे ट्रेन में चल रहे हैं, तो किसी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी बात न करें, उसके सामान न खाएं, न ही उसकी तरफ ज्यादा देखें, सिर्फ अपने सफर पर ध्यान दें। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आपको नुकसान पहुंचा कर चला जाए। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।